अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोल्यूशन इन कोलॉइड्स क्लास 11 चैप्टर 10 का लेक्चर 06 का पार्ट 2। यानी 06 के पार्ट 1 में जो हम पढ़ चुके थे वो था रूल्स ला, और दो सोल्यूशन के एग्जांपल हम पढ़ने वाले थे। एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास सोल्यूट जो हो वो भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी हमारे पास से वोलेटाइल हो, और एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें हमारे पास सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। तो ऐसे सोल्यूशंस के हम पार्शियल प्रेशर हम चेक कर रहे थे। तो उससे पहले हम यानी रूल्स और इन दो एग्जांपल से पहले हम एक दो टॉपिक्स और पढ़ चुके थे, एवापोरेशन और वेपर प्रेशर, साथ साथ में वेपर प्रेशर के फैक्टर्स भी पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उसी ही यानी लेक्चर 06 का पार्ट 2, क्योंकि उसमें हमने एग्जांपल नंबर 1 पढ़ा था, वो वाला सोल्यूशन पढ़ा था जिसमें हमारे पास सोल्यूट भी वोलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था। लेकिन इस एग्जांपल में जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल लेंगे और सॉल्वेंट वोलेटाइल लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ओके, ऐसा सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है और इसके पार्शियल प्रेशर पे हमारे पास क्या इफेक्ट होता है जब हमारे पास सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। तो अगर हम लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ये हम कह सकते हैं क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये बताया था लेक्चर 06 में कि जो हमारे पास सॉलिड होंगे, सॉलिड उसको हम इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। जो सॉलिड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल, और जो लिक्विड होंगे वो हम कंसीडर करेंगे, बल्कि मोस्टली जो हमारे पास लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल। तो इसलिए हम इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे कि दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट एंड द लिक्विड सॉल्वेंट। हम लेते हैं ऐसे सोल्यूशन के एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है आपके पास, ये कंटेनर है और ये कंटेनर हमने ऊपर से बंद किया हुआ है, यानी किसी ढक्कन के जरिए हमने इस कंटेनर को ऊपर से बंद किया हुआ है। अब ज़रा देखिए, इस कंटेनर में हमारे पास कोई लिक्विड पड़ा है। इस लिक्विड को मैं नाम देता हूँ कि मेरे पास लिक्विड ए है, और इसके ये सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं, सारे के सारे ये एक ही मॉलिक्यूल हैं, यानी यहाँ पर प्योर ए मौजूद है, कोई और कंपोनेंट इसके साथ नहीं है। अब ये क्या करेगा, एवापोरेट करेगा, हमारे पास वेपर्स बनेंगे बहुत सारे, इस ए के वेपर्स बनेंगे। फिर ये वेपर्स वापस जब आएंगे लिक्विड के सरफेस पर अब फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर ए, यानी पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी सिर्फ ए का जो वेपर प्रेशर है ये वही हमें शो कर रहा है। अब ज़रा देखिए हम इसमें क्या डालते हैं, एक सोल्यूट डालते हैं। ये हमारे पास बी सोल्यूट है जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये ए जो था ये हमारे पास सॉल्वेंट था, और ये क्या था, लिक्विड था। ये हमारे पास लिक्विड में था, और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास वोलेटाइल भी था। क्या था, वोलेटाइल भी था, यानी इसके वेपर्स बन सकते थे। अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम इस कंटेनर में डालते हैं और हमारे पास एक और मिक्सर बन जाता है, ये वाला। पहले हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट था, अब सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, यानी हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन के सरफेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ ए के कंपोनेंट नहीं होंगे, यानी ए के पार्टिकल नहीं होंगे, बल्कि बी के भी कुछ पार्टिकल्स आएंगे। ये ए के पार्टिकल्स, ये बी के पार्टिकल्स, ये ए के पार्टिकल्स, ये बी के पार्टिकल्स। तो अब भी हमारे पास क्या बन रहा है, कुछ वेपर्स बन रहे हैं, कुछ वेपर्स बन रहे हैं, और इन वेपर्स का ये जो है ये इनका वेपर प्रेशर है, इनका क्या है, वेपर प्रेशर है। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर है इसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर हम देखें तो सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ ए ही है जो कि वोलेटाइल है और ऑपरेट कर सकता है, वेपर्स बना सकता है। बी के कंपोनेंट्स जो कि सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, वो तो वोलेटाइल हो, यानी वो तो ऑपरेट कर ही नहीं सकता, इसके वेपर्स तो नहीं बन रहे, तो इनका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली में ए के ही वेपर प्रेशर है। तो इस वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं, और इस वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होता है, सोल्यूट की वजह से हमारे पास यहाँ पर वेपर प्रेशर नहीं होता। ये जितना भी वेपर प्रेशर है ये अभी भी उसी ही ए की वजह से है। लेकिन सिर्फ बात यह है, सोल्यूट ने कोई भी वेपर प्रेशर में अपना पार्ट नहीं दिया, लेकिन इस सोल्यूट की वजह से जो हमारा बी है, यानी बी नॉन वोलेटाइल, इसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर इफेक्ट हो रहा है। किस तरह के
यहाँ पर अगर हम देखें तो बी के कंपोनेंट्स बी सरफेस पर आ गए, यानी बी के कंपोनेंट्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स बी हमारे पास सरफेस पर आ रहा है, जिसकी वजह से ए के कुछ मॉलिक्यूलों को सरफेस पर आने का मौका नहीं मिल रहा, और यानी ए के कुछ मॉलिक्यूल्स ऑपरेशन से महरूम हो गए। क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल्स ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो सरफेस पर नहीं आ रहे हैं, और हमें पता है ऑपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, तो अगर वो सरफेस पर नहीं आ रहे हैं तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे और उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो पहले तो सारे ए के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बना रहे थे और उनका बहुत सारा वेपर प्रेशर बन रहा था। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ए के ऑपरेशन से महरूम हो गए, तो इसका मतलब यह है कि डी के पार्टिकल्स डालने से हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो हम कह सकते हैं बाय द एडिशन of a non-volatile solute, vapor pressure of a solution decreases। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डिक्रीजेस। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख दो कि ये जो पी नॉट ए है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ये क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे ए के मॉलिक्यूल ऑपरेट कर रहे थे और उनका बहुत सारा वेपर प्रेशर बन रहा था। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऑपरेशन से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। यानी ये वाला वेपर प्रेशर इस वेपर प्रेशर से क्या हो गया, कम हो गया। और ये क्यों कम हुआ, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल दिया है। तो असल में ये जो हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। लवरिंग इन वेपर प्रेशर, लवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, द डिक्रीज in the vapor pressure of a solution by the addition of a non-volatile solute is called lowering in vapor pressure। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, lowering in vapor pressure को, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि P नॉट A minus PA, this is called lowering in vapor pressure। ये हमारे पास वेपर प्रेशर में लवरिंग है, यानी वेपर प्रेशर में जो कमी आ गई, इसको हम लवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जरा देखें, आपके पास एक फार्मूला था, पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये एक फार्मूला था। इसमें अगर हम थोड़ा बहुत बदल करें, यानी चेंजिंग करें, तो वो क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्स ए प्लस एक्स बी है, it is equal to 1 in mole fraction of component A plus mole fraction of component B plus mole fraction of component C plus mole fraction of a component D and so on। या जितने भी कंपोनेंट किसी सोल्यूशन में होंगे, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के। और ये पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोग को डिटेल से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, ए और बी सोल्यूशन में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ एक्स ए की जगह ये अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 1 है, तो इस फार्मूला नंबर 1 में हम एक्स ए की वैल्यू डालते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जरा क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा छोटा मैं लिख चुका हूँ, P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। फिर से हम क्या कर सकते हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई P नॉट A को इधर लेकर आते हैं और P A को उधर लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A माइनस P A, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इसको हम इस तरह भी लेकर लगा सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई P नॉट A। और P नॉट A आपको पता है कि P नॉट A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। अब जरा देखिए, ये आपके पास क्या है, P नॉट A माइनस P A, दिस इज लवरिंग इन वेपर प्रेशर, और P नॉट A क्या है, ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ A। सो P नॉट माइनस P A डिवाइडेड बाई P नॉट A, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। और आपको पता है कि व्हाट इज रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, is an example of a colligative property। this is an example of colligative property। अब colligative property क्या होते हैं, उसको मैं इसके बाद
डिफाइन करने वाला होता है। व्हाट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से हमें एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिल रही है सोल्यूशन नंबर एग्जांपल नंबर 2 वाले सोल्यूशन से, वो वाला सोल्यूशन जिसमें हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो, उसके लास्ट में हमें ये वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिल रही है। तो आपने ये वाला फार्मूला भी नोट करना है, ये एक फार्मूला है जो आपने नोट करना है, क्योंकि इससे बाद में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और ये वाला फार्मूला ये तो पिछले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे। दिस इज दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रोल्स लॉ। रोल्स लॉ हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं 06 से पार्ट 1 में, और ये इसमें थोड़ा सा बहुत हमने चेंजिंग किया है और वहाँ से हमने रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर का फार्मूला निकाला है। ये अगर आप लोग देखें, ये वो वाला फार्मूला है जिसके जरिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। और ये वाला फार्मूला भी, इससे भी अगर हम क्या करें, इसमें चेंजिंग करें तो इससे भी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इससे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर बी क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट हमारे पास भी नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोग क्या करें, इसको नोट करें, फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ। अब इसके लिए हमारे पास कुछ क्या है, इसको मैं मिटा दूँ, चलो पूरा मिटाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके मुताबिक हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप लोग इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स लिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों ने ये सारे नोट करने हैं। न्यूमेरिकल तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट किए हैं। इफ़ 0.4 ग्राम of benzene is mixed with 0.80 ग्राम, ये 0.4 एक ही बात है। If 0.40 ग्राम of benzene is mixed with 0.80 ग्राम of टल्वीन, टल्वीन का फार्मूला क्या होगा, C6H5CH3, और बेंजीन का फार्मूला तो आपको पता है C6H6। If 0.40 gram of benzene is mixed up with 0.80 gram of toluene, find partial vapor pressure due to benzene, partial vapor pressure due to toluene, total pressure of this solution if ये आपसे मांगा गया है। और साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें दी गई है, यानी वो क्या है कि पी नॉट ऑफ बी आपको दी गई है, वो है कितना, देख लो ज़रा मेरे पास। पी नॉट ऑफ बेंजीन जो है वो 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और पी नॉट ऑफ टल्वीन जो है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टल्वीन, वो कितना है, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आपको दी गई है। अब आपने इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके आपने क्या क्या मालूम करना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बेंजीन, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू टल्वीन एंड पार्शियल टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमारे पास पहला फार्मूला है कि हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को जब मालूम करते हैं तो मेरे पास एक फार्मूला है कि पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये वाला फार्मूला है। इसको हम इस्तेमाल करते हुए इन सबको हल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, बेंजीन है, तो पी ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो पी नॉट ऑफ बेंजीन तो हमें पता है कितना है, पी नॉट ऑफ बेंजीन हमारे पास 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम मालूम करेंगे। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी हमें नहीं दी गई है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन मालूम करेंगे। वो किस तरह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जो है वो किसके बराबर होगा, गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन। गिवन मास ऑफ बेंजीन जो है वो कितना है, 0.40 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ बेंजीन जो है वो है 78 ग्राम पर मोल। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला आपके पास मौजूद है कि 78 ग्राम पर मोल किस तरह आया है। तो इसको हल करते हुए हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हम कैलकुलेटर्स के बगैर यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लेकर जाएगा हमसे, तो हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए ही सॉर्ट आउट करते हैं। 0.40 डिवाइडेड बाय 78, इससे आता है 5.12 समथिंग आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 ही मान लेता हूँ।
कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आगे, वो आगे 5 आते हैं तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आते हैं, 5 अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आ गए। और साथ साथ में हमें मोल्स ऑफ टल्वीन भी चाहिए, तो मोल्स ऑफ टल्वीन भी निकालने हैं, ये भी याद रखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास ये आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन को अगर हम देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन क्या आएंगे, गिवन मास ऑफ टल्वीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ टल्वीन। गिवन मास ऑफ टल्वीन कितना है, 0.80 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टल्वीन। आप लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, 6 कार्बन ये और ये एक कार्बन तो 7 कार्बन, 1284 और 8 हाइड्रोजन जमा 8 तो कितना आएगा, 92 ग्राम पर मोल हमारे पास ये वाला आ गया। तो ये कितने मोल्स आएंगे, आई थिंक 8.7 ही आ रहे हैं आप लोगों में, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था पहले जब मैं लेक्चर को देख रहा था। 0.80 डिवाइडेड बाय 92, तो ये आ रहा है 8.7 अप्रॉक्सीमेटली, 8.7 मोल्स ही आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन इज इक्वल टू 8.7। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है, ये मुर्गी के यानी चिकन है, वो थोड़ा शोर कर रहे हैं, इसको साइलेंट। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं इस फार्मूले में, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब हम निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन, तो इसको जमा करेंगे तो ये 13.7 ही आ रहा है। यहाँ से जो हमें आंसर मिलने वाला है वो आई थिंक 0.4 ही है, आप लोग चेक करें, मैं भी चेक कर रहा हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 13.7, 0.4 क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब जरा देख ले, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ चुका है, इसको आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। पी नॉट ऑफ बी आपने 300 लगाया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप लगाएंगे कितना, 0.4। तो यहाँ से आता है आपके पास क्वेश्चन आई थिंक 120, आप लोग भी कैलकुलेट करें, 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो 120 आ रहा है आपका आंसर, यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन है वो कितना है, 120, वो कितना आया, 120। अब आपने मालूम करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ टल्वीन को, ये है आपके पास आंसर नंबर 1, आंसर 1 तो आपने मालूम किया। अब आप हम पार्शियल प्रेशर ड्यू टू टल्वीन मालूम करेंगे, तो वो कितना है, वो है पी नॉट ऑफ टल्वीन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टल्वीन। तो पी नॉट ऑफ टल्वीन जो है वो आपके पास 100 मिलीमीटर ऑफ मर्फी के बराबर है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टल्वीन को आपने मालूम करना है, वो किस तरह, मोल फ्रैक्शन ऑफ टल्वीन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन हमारे पास कितने हैं, 8.7, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टल्वीन 8.7 है, डिवाइड बाय टोटल 13.7। तो अगर ये वाला 0.4 है तो इस ऑफ टल्वीन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टल्वीन हमारे पास 0.6 ही आएगा। आप लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो 0.4 जमा 0.6 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टल्वीन के कितना आया, 0.6। अब 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे आप लोगों, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, आई थिंक 60 आ रहा है, 60। आप लोग भी कैलकुलेट करें, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, बिल्कुल 60 आ रहा है। तो दिस इज दी पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू टल्वीनो। अब आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, यानी दिस इज आंसर नंबर 2। अब आपको लास्ट वाला यानी टोटल प्रेशर मालूम करना है, तो टोटल प्रेशर बराबर होता है पी नॉट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट ए कौन है, कंपोनेंट ए हमारे पास बेंजीन है और कंपोनेंट बी हमारे पास टल्वीन है। बेंजीन का कितना है, बेंजीन का है 120 और टल्वीन का है 60, तो ये टोटल कितना आया, 180। ये टोटल 180 मिलीमीटर ऑफ मर्फी आपके पास टोटल प्रेशर आ रहा है। दिस इज आंसर 3। ये भी आप लोग क्या करें, नोट करें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। शाबाश। मैं जरा क्वेश्चन को देख लो।
कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 4 moles इथेनॉल। वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 4 moles इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH आने चाहिए आपको, एंड 2 moles ऑफ मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल भी आप कह सकते हैं, CH3OH। अब वो कहता है कि फाइंड total pressure if we have P naught of ethanol is equal to 45 millimeter of mercury and P naught of methanol is equal to 40 millimeter of mercury। ये है आपके पास क्वेश्चन। यहाँ से आपने डेटा निकालना है और फिर इन डेटे को क्वेश्चन में सोल्यूशन में लगाना है। तो हम सोल्यूशन को देखते हैं यहाँ से, ताकि हमारा जगह थोड़ा कम यूज़ हो जाए। हमारे पास क्या मांगा गया है, पीटी मांगा गया है। तो पीटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है, आपको पता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है PA प्लस PB। इसके या अगर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स है, एक इथेनॉल है और एक मिथेनॉल है। तो हम लगाएंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल को मालूम करते हैं, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल को, और इसको इस फार्मूले में लगा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल को हल करते हैं। वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, P नॉट ऑफ इथेनॉल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब P नॉट ऑफ इथेनॉल तो आपको दी गई है, वो कितना है P नॉट ऑफ इथेनॉल, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दी गई है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल आप किस तरह मालूम करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। वो कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल 4 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो कितना आएंगे 6। तो 4 डिवाइड बाई 6 आप करेंगे, ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 के। ये फिर किसके बराबर आने वाला है, इसको हल करते हैं। मैं कैलकुलेटर को इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। 0.7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.7। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0.7 आप लगाएंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल का 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 करें, 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 आपके पास आ रहा है 31। चलो फिर से करते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, 31.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 31.5। ये किस चीज़ के बराबर आ गया, 31.5। तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल आ गया। अब आपने मालूम करना है दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल को। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू मिथेनॉल इज इक्वल टू P नॉट ऑफ मिथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो P नॉट ऑफ मिथेनॉल हमारे पास क्या है, 40 है, और अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाई 6 है, 2 मोल्स हमारे पास मिथेनॉल के हैं, यहाँ पर 2 लगा दे और नीचे 6 लगा दे। 2 डिवाइड बाई 6 कितने के बराबर आ जाएगा, 0.3 के ही बराबर आएगा। आप लोग कैलकुलेट करें बिल्कुल इस फार्मूले के साथ, क्योंकि ये 0.67 है तो वो 0.3 ही आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल आप लगाएंगे 0.3। अब इसको हल करें, कितना आंसर आ रहा है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 12। कितना आया, 12 आया। सो दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू मिथेनॉल। अब क्या करें, ये वाला फार्मूला यूज़ करें कि टोटल प्रेशर हमारे पास बराबर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना है 31.5 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल कितना है 12। तो ये आंसर आया 31 और 12 33 एंड 43.5 आपके पास आंसर आ रहा है। कुछ में भी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में कोई गलती हो, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल यही है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों अगर मिस कैलकुलेशन हो चुकी तो इसके लिए हम एक्सक्यूज़ करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको नोट करते जाए और कंसेप्ट बनाते जाए, अपना पार्शियल वेपर प्रेशर को किस तरह आप लोग कैलकुलेट करते हैं।
तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक क्या दी गई है, एक क्वेश्चन दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड toluene, for a mixture of benzene and toluene, we have an equation क्या है कि टोटल प्रेशर बराबर है 200 प्लस 100 एक्स बी के, और अब वो पूछता है कि फाइंड पी नॉट ऑफ बेंजीन एंड पी नॉट ऑफ टoluene। जरा देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कहा गया है कि हमारे पास एक मिक्सचर है बेंजीन और टoluene का, और इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है कि टोटल प्रेशर जो है वो आपके पास बराबर है 200 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी बेंजीन। अब वो पूछ रहा है कि आप मालूम करें प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टoluene। तो चलो देखते हैं किस तरह इसको हम हल करते हैं। हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका कि ज़रा देख ले, पहले तो हम ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 200 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और अगर हम इस टोटल प्रेशर को लिखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टoluene। चूंकि हमारे पास बेंजीन और टoluene है इसलिए ए और बी की जगह बेंजीन और टoluene को ही इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। तो ये बराबर आ जाएगा, टोटल प्रेशर हमारे पास बराबर आ जाएगा पी नॉट ऑफ पी बी और पी टी की वैल्यूबल लगाते हैं, पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ टoluene मोल फ्रैक्शन ऑफ टoluene। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें, यहाँ पर ये पी नॉट ऑफ एक्स बी पी बी है और ये क्या है पी नॉट ऑफ टी एक्स टी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ टी तो है ही नहीं, तो इसलिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ टी को अगर निकालें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टी को अगर हम किसी तरह निकाल लें या इस इक्वेशन से, तो वो किस तरह निकाल सकते हैं। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी जितने भी कंपोनेंट्स है वो इक्वल है 1 के। तो आप लोग भी यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो है नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ टी जो है वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो इसमें आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ टी की वैल्यू पुट करें तो आपके पास बराबर आ जाएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट ऑफ टी इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बराबर आ जाएगा पी टी के पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस अच्छा यहाँ से हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट बनाते हैं, यानी कुछ चीज़ें कमन लेते हैं। हमारे पास पी नॉट ऑफ टी कमन आ जाएगा, पी नॉट ऑफ टी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टी कमन, और बाकी चीज़ों को हम अंदर लगाते हैं कि पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ टी। अब ज़रा देखते हैं, ये हमने बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का एक इक्वेशन बना दिया है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 200 की जगह यहाँ हमारे पास क्या है पी नॉट ऑफ टी है प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपनी जगह 100 की जगह हमारे पास क्या है पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ टी। 100 को यहाँ लगा दे या इधर लगा दे, इस तरह पी नॉट ऑफ बी को उधर कर दे इधर कर दे, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इधर से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से एक ही इक्वेशन आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 करे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15, या 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करे वो भी 15 आता है, तो ये कोई बात नहीं। अब जरा देख ले, हमारे पास पी नॉट ऑफ टी की जगह क्या है 200 है, तो हम कह सकते हैं कि पी नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू 200। तो ये तो आ गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर, यानी पी नॉट ऑफ टी तो हमें मालूम हो गई। अब हमने पी नॉट ऑफ बी को भी मालूम करना है, तो यहाँ अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के साथ यहाँ हमारे पास 100 लगा हुआ है और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के साथ हमारे पास ये चीज़ लगा हुआ है, तो असल में हमारे पास पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ टी जो है वो बराबर है 100 के। तो पी नॉट ऑफ बी किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 100 प्लस पी नॉट ऑफ टी के। तो ये ले आपका पी नॉट ऑफ बी भी मालूम हो गया, इसकी जगह आप 200 लगाएंगे, 300 इज योर पी नॉट ऑफ बी। तो ये हो गया आपके पास सेकंड आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कितने भी हो जाए आपके कंसेप्ट ही क्लियर होंगे। मैं ज़रा चेक करूँ कि ये राइटिंग किस तरह आ रही है। हाँ बिल्कुल क्लियर है इंशाल्लाह।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो क्या है कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is a 60 millimeter of mercury. Find the vapor pressure of a solution containing spelling थोड़ा गलत है, containing 60 ग्राम ऑफ यूरिया। ये हमारा क्या हो गया, सल्यूट हो गया, dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट। शाबाश। अब जरा देखते हैं इसके सोल्यूशन को, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। क्या मांगा गया है कि आपके पास पी नॉट ऑफ ए यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, या सोल्यूशन बी कह सकते हैं, सॉरी सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए या सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो असल में ए का ही यानी वाटर का ही, इसको यहाँ पर हम वाटर भी कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या ए, क्योंकि अभी पिछले थोड़ी इसी ही लेक्चर में आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि पी ए या पी ऑफ सोल्यूशन हम एक ही बात कंसिडर करते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यूरिया जो है वो सॉलिड है और सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल, तो इसके वेपर्स तो नहीं होंगे, तो जो भी वेपर्स प्रेशर होगा वो ए का ही होगा यानी वाटर का ही होगा, इसलिए हम इसको पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास ए है वो असल में कौन है, वाटर। तो ये आपसे मांग रहा है कि ये क्या करें, आप लोग को फाइंड आउट करें। ये हम अब फाइंड आउट करते हैं, लेकिन किस तरह, आपके पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो बराबर है पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके बराबर आ जाएगा। और अब आपको पी नॉट ऑफ ए तो दी गई है, वो कितना है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन एक्स ए जो है वो आपको नहीं पता, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो असल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कौन है, यूरिया है। और आपको पता है यूरिया का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, NH2CONH2। यहाँ से आप लोग मोलर मास पे यूरिया कैलकुलेट करेंगे, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया पहले हम अब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है, सॉरी वाटर, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आएगा, गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर और गिवन मास ऑफ वाटर जो को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ वाटर से, गिवन मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 90 ग्राम है, 90 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल और इसका आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। कितने आएंगे, 5 मोल्स। इसके बाद यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया भी चाहिए, तो अभी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया भी कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बराबर आ जाएगा, गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है 60 है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है 60 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया भी 60 है। आप लोगों के पास फार्मूला है वो कैलकुलेट करें, ग्राम और ग्राम कैंसिल, आपके पास 1 मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए, 1 मोल। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो कितना आ गए 6, तो 5 डिवाइड बाई 6 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, 5 डिवाइड बाई 6 का इस्तेमाल करेंगे। मैं ज़रा इस चीज़ को मिटा दो, यहाँ से इनको मिटाने वाला हूँ मैं। देख लो 5 डिवाइड बाई 6, तो ये और ये कैंसिल होंगे, इसका आंसर 10 आएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपके पास क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ गया इसके 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो दिस इज योर आंसर। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक और फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि पी नॉट ऑफ वाटर माइनस
पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या इसको आप ए कह सकते हैं, डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ अ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है आपके पास वो कितना है, ये आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को आप यूरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सल्यूट है। अभी मैंने कहा था कि बी क्या है, सल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यूरिया को आप किस तरह मालूम कर रहे थे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ जाएगा आपके पास, अभी जो आपने कैलकुलेट किया था, यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स था 160 डिवाइड बाई 60 आपने किया था, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे 6, तो 1 डिवाइड बाई 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, आपको पता है कितना है, 60 है, 60 माइनस पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या सोल्यूशन, डिवाइड बाई ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 और 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी 10 इज इक्वल टू 60 माइनस पी ए। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू 60 माइनस 10, ये आ जाएगा 50 के बराबर। सो दिस इज योर आंसर थ्रू दिस फार्मूला। जो अभी मैंने कहा था कि हम ये वाला फार्मूला भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फार्मूले से हमने आंसर निकाल लिया है। आप लोग भी दोनों फार्मूले यूज़ करते जाए, जो भी आपको आसान लगे आप लोग वो वाला यूज़ करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सक्यूज़ करता हूँ अगर आपने कुछ लिखा नहीं और मैंने मिठाया है, तो आप लोग क्या करें, उर्दू को थोड़ा आगे पीछे करें तो आपको चीज़ें फिर से मिल जाएगी। नोट करते जाए, नोट्स खूबसूरत बनाते जाए, हाँ, क्योंकि ये बाद में आपके काम आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, ये मैं 2 दफ़ा कर चुका हूँ। एक दफ़ा करके ये इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आ चुके थे, तो अब ये दूसरी दफ़ा मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। अब ज़रा देखिए, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन volatile solute, calculate mass of non-volatile solute having a molar mass of 60 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ octane, 114 ग्राम ऑफ octane to lower vapor pressure to 70%। ये आपको क्वेश्चन दी गई है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, क्योंकि वो लेक्चर्स आप नहीं देखेंगे, लेक्चर 01, 02, 03, 04, 05, 06 एक सीक्वेंस के साथ आप नहीं आएंगे, तो ये वाला लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ने वाला है। और वो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, सोल्यूशन इन कोलाइड्स 01 या 02 या 03, जो भी आप लोग देखना चाहते हैं, और लास्ट में आप उसके साथ हमारी केमिस्ट्री भी लिखते जाए तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या मांगा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ, मास किस चीज़ के बराबर होता है, ज़रा देखिए, आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पर मास जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स प्लस मोलर मास। ये वाला फार्मूला हमें मिल जाए तो हम इस सॉल्यूट का, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि इसका मोलर मास तो हमें पता है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए कहीं से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सब्सटेंस का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, आपके पास एक इक्वेशन था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, वो क्या था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ उसी कंपोनेंट का। तो यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो कहे हमें क्या मिल सकता है, आंसर मिल सकता है। अब जरा देख ले, हम क्या कर लेते हैं, हमें तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए नहीं दी गई है, इस तरह पी ऑफ ए भी नहीं दी गई है, ये क्वेश्चन हमें मिल चुका है। तो अगर हम लेट सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है, ओरिजिनल वेपर प्रेशर वो बराबर है 100 के, इसके बराबर है 100 के। अब इसको हमने क्या किया है, 10 का टू लोअर वेपर प्रेशर टू 70%, यानी 100 से हम इसको, ये तो 100% है, अब इसको 70% तक लेकर जाएंगे तो हमारे पास फाइनल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, फाइनल वेपर प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 70। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 100 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, उसको हमने 100 मान लिया है, माइनस पी ए यानी पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन, उसको हमने कितना मान लिया है 70, क्योंकि ये डिक्रीज हो चुका है। किस वजह से डिक्रीज हो चुका है? जब हमने ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व किया है, तो इसमें इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 70% तक का डिक्रीज किया है। हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100, इसके बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको आप कैलकुलेट करें, ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो 3 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा कि आप आंसर लगा दें तो ये आई थिंक आंसर आया 0.3, यानी आपके पास मोल फ्रैक्शन जो है बी का वो कितना आया 0.3। 0.3 आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ रहा है 0.3। अब ज़रा देख लें, यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो आ चुका है, कितना है ये तो 0.3 है, ये तो कितना है 0.3। अब जरा देख ले इस सोल्यूशन में हमारे पास ए कौन है, ए यानी सॉल्वेंट कौन है इस क्वेश्चन में, वो हमारे पास कौन है अक्टेन है, अक्टेन। और अक्टेन आपको पता है इसका फार्मूला क्या है, अक्टेन का फार्मूला जो होता है वो है C8H18 और इसका मोलर मास कितना आता है, मोलर मास वो 114 ग्राम पर मोल। तो आप अक्टेन को क्या कंसीडर करेंगे ए, यानी इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अक्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो किसके बराबर आ जाएगा गिवन मास ऑफ ए या गिवन मास ऑफ अक्टेन जो कि कितना दी गई है टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ अक्टेन, वो कितना है 114। इसको आप डिवाइड करेंगे इस 114 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये इसका मोलर मास है और ये आपको क्या दी गई है इसका गिवन मास है, तो ये आंसर आता है 1। तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपना लगा दें डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपना लगा दें, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की जगह आप लोग क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, क्योंकि ए का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल चुके हैं। अब क्या करें, ये 0.3 को मैं 1 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 3 भी इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 3 को आप डिवाइड हल करेंगे तो इसका आंसर 0.3 ही आता है। तो 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस 1। इसको उल्टा करें तो 3 डिवाइड बाई 1 ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस 1, क्योंकि इस साइड को उल्टा किया तो इस साइड को भी उल्टा करेंगे, नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो क्या कर सकते हैं हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोगों अगर आपको नहीं आया है तो आप लोग क्या करें रिपीट करते जाए, क्वेश्चन को रिपीट करते जाए, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई यहाँ पर इसके साथ था प्लस में कौन था 1 था, तो 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको हमने एलसीएम के जरिए इस तरह कर दिया। अब जरा देख लें हम फिर से क्या कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को काट सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 3 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ गए। अब ये बी असल में क्या है सल्यूट है, और हमने सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया जो कि क्या है 1 डिवाइड बाई 3, इसको हम क्या कर सकते हैं 0.3 भी कर सकते हैं। अब आप क्या करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि असल में आप मास किसका कैलकुलेट करना चाहते हैं सल्यूट का, जो कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, और सल्यूट हमारे पास कौन है बी है, और उसका आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और साथ साथ में इसका मोलर मास आपको दी गई है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैं इसको मिटा दूँ ज़रा, देख ले कि मास ऑफ बी यानी मास ऑफ सल्यूट इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ बी यानी मोलर मास ऑफ देयर सल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमारे पास 0.3 आ गए, और मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना है 60 ग्राम पर मोल, तो 60 ये मोल है और ये ग्राम पर मोल है, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर के साथ आप ग्राम लगाएंगे, तो ये कितना आता है आई थिंक 30 ही आएगा, 30 ग्राम।
सो मास ऑफ बी यानी मास ऑफ दैट सॉल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम। आप लोग ज़रा कैलकुलेटर का यूज़ करके ये वाला देख ले, चेक करें। मैं भी चेक कर लेता हूँ कि कोई गलती तो नहीं है। इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, सॉरी ये तो कितने के बराबर आ रहा है, 18। मेरे कैलकुलेटर में तो इसका आंसर 18 आता है। तो आप लोग भी क्या करें, कैलकुलेट करें और देख लें कि क्या आ रहा है आपके पास। तो मैं तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.60 का आंसर 18 ही लगाऊंगा। मास ऑफ बी इज इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर ये कहता है। ये मेरा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर का करते हैं स्टॉप।